तो हेलो डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो देखो डियर, आज हम इस वीडियो में क्लास 10th की मैथ्स का थर्ड चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। और इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उन सभी का सॉल्यूशन आपको क्या है इस वीडियो में मिलने वाला है। तो देखो, जो हमारा थर्ड चैप्टर है ये मैथमेटिक्स के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टरों में से एक है, क्योंकि इस चैप्टर में जो टॉपिक आते हैं, जो चीजें आप सीखने वाले हैं, उन चीजों का यूज क्या है लाइफ टाइम आप मैथमेटिक्स में कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए चलते अपने चैप्टर थर्ड की ओर। हमारा चैप्टर थर्ड क्या कह रहा है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पे हमें क्या बात करनी है। तो देखो, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें क्या है, चर और अचर किसे कहते हैं इसके बारे में थोड़ा सा क्या डिस्कशन करना पड़ेगा। तो देखो, हमारा पहला टॉपिक क्या आता है, हमारा चर, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल। तो देखो, हम चर किसे कहते हैं, बेराशि। चर का मीनिंग ही क्या होता है, चलना यानी कि बदलना, चलना बदलना। चर के नाम से आपको पता चला, चलना यानी कि बदलना। ठीक है, तो हम चर को मैथमेटिक्स में कैसे कहेंगे, वे राशि जिसका मान स्थिति के अनुसार बदलता रहता है चर राशि कहलाती है। आप इसके स्टेटमेंट तो देखो डियर, हम चर किसे कहेंगे, यानी वे राशि जिसका मान स्थिति के अनुसार बदलता रहता है, वे राशि चर राशि कहलाती है। यानी मैथमेटिक्स में हमारे पास कुछ ऐसे टर्म्स आते हैं, जैसे कि क्या टर्म्स होते हैं वो, जैसे आपने देखा होगा मैथमेटिक्स में हम एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इस तरीके के जो टर्म्स यूज करते हैं, इनका क्या मान है, इनका जो मान होता है कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। ठीक है, जैसे हमने देखा होगा, आपने कहीं ए कॉमा बी कॉमा सी डॉट 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 जेड तक जो हम टर्म्स यूज करते हैं, ये क्या चेंज होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने देखा होगा किसी इक्वेशन में एक्स का मान अगर एक है तो कुछ दूसरी सिचुएशन में एक्स का मान -4 हो जाएगा। किसी इक्वेशन में एक्स का मान कितना 5 दिया है, तो अगली कंडीशन में एक्स का मान कितना है -2 हो जाएगा। तो ये क्या है, ऐसे मान होते हैं जो स्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं, कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। आपने देखा होगा, हमें किसी सवाल में एक्स का मान 10 दिया होता है, फिर हम दूसरा सवाल सॉल्व करते हैं उसमें एक्स का मान 5 हो जाता है। तो ये क्या है, ये ऐसे मान है जो कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं, तो इसीलिए हम इन्हें क्या चर यानी वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, हमारा अगला टॉपिक आता है इसी का उल्टा, क्या आपका सेकंड नंबर का अचर, जिसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट, ठीक है, हम कांस्टेंट किसे कहेंगे, कि वे राशि जिसका मान स्थिति के अनुसार बदलता नहीं है, वे राशि अचर राशि कहलाती है। आता है क्या, अचर यानी जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट। आपको इसके नाम से पता चल रहा है, कांस्टेंट मींस यानी जो चीज चेंज नहीं होती है। तो वे राशि जिसका मान स्थिति के अनुसार बदलता नहीं है, वे राशि अचर राशि कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने देखा होगा, हम मैथमेटिक्स में जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ही क्या है, संख्याएं। तो देखा, आपने देखा होगा कि संख्याओं का क्या है, कभी भी मान चेंज नहीं होता है। जैसे किसी सवाल में हम क्या एक का यूज कर रहे हैं, तो वो अगले सवाल में एक ही रहेगा। ठीक है, उसका कभी भी चेंज नहीं होता है। तो ये ऐसी राशियां हैं जिनका मान क्या कभी भी कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है। तो ये क्या है, आपका अचर राशि यानी कांस्टेंट नंबर कहलाते हैं, कांस्टेंट कहलाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको चर और अचर में डिफरेंट क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड नंबर के टॉपिक में, क्या व्यंजक, जो क्या चर और अचर से रिलेट है। ठीक है, आपको इसको अच्छे से समझना पड़ेगा। क्या कहता है, व्यंजक की जब किसी चर राशि को किसी अचर राशि के साथ जोड़ा घटाया गुणा व भाग किया जाता है तो वह राशि व्यंजक कहलाती है। यानी कि हमारे साथ ये क्या कह रहा है, आपने देखा चर, चर मीन्स क्या होता है, एक्स माना, और अचर मीन्स माना कोई संख्या ले ली। ठीक है, जैसे 1 2 3 इस तरीके की संख्या हो गई, और चर मीन्स हो गया एक्स वाई कॉमा जेड। तो ये क्या कह रहा है कि जब किसी चर राशि को किसी अचर राशि के साथ जोड़ा घटाया, जैसे चर राशि चर राशि क्या एक्स है, हमने किसी अचर राशि के साथ जोड़ दिया, तो ये क्या है, व्यंजक कहलाएगा। कि जब किसी चर राशि को किसी अचर राशि के साथ जोड़ा जाता है या घटाया जाता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे, तो ये भी क्या है, व्यंजक कहलाएगा। ठीक है, जब किसी चर राशि को किसी अचर राशि के साथ गुणा किया जा करा हमने, तो आया 2x, ये भी क्या आपका व्यंजक कहलाएगा। जब किसी चर राशि में हमने किसी अचर राशि का भाग कर दिया, तो ये भी क्या आपका व्यंजक कहलाएगा। तो देखो व्यंजक को सरल भाषा में हम समझें कि जब चर और अचर मिलके गुणा भाग जोड़ घटाना है उनका होता है, तो वो सब क्या है, व्यंजक कहलाते हैं। यानी कि एक चर का और एक अचर मिलके क्या है, दोनों में गुणा हो जाए, घटाना हो जाए और जोड़ना हो जाए, भाग हो जाए, तो ये सब क्या है, व्यंजक कहलाते हैं। तो आई होप आपको व्यंजक क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं व्यंजक के अगले पार्ट में, बीजीय व्यंजक की ओर। बीजीय व्यंजक, पहले हमने व्यंजक पढ़ लिया, अब हमारा टॉपिक आया बीजीय व्यंजक। तो बीजीय व्यंजक हम किसे कहेंगे, भाग गणितीय कथन, यानी ऐसी मैथमेटिकल इक्वेशन जिसमें संख्याएं चर के साथ गणितीय संक्रिया करती हैं, तो वह कथन बीजीय व्यंजक कहलाता है। यानी कि ये क्या कह रहा है, कि जिसमें संख्याएं जो है, संख्याएं क्या है आपकी, ये चर के साथ, चर हो गया ये
क्या करती हैं, गणितीय संक्रिया करती हैं। तो गणितीय संक्रिया का मतलब होता है बेसिक रूप में जोड़ना, घटाना, गुणा व भाग। यानी कि जिसका एग्जाम्पल हुआ जैसे 2x² प्लस 3x+5, ये कोई इक्वेशन लिखी हुई है। तो ये क्या है, एक बीजीय व्यंजक का एग्जाम्पल है। क्यों है एग्जाम्पल, यानी हम बीजीय व्यंजक किसे कह रहे हैं, ऐसी मैथमेटिकल इक्वेशन जिसमें संख्याएं चर के साथ क्या है, जोड़ना, घटाना, गुणा व भाग सब कुछ करती हैं। तो वे कथन आपका क्या है, बीजीय व्यंजक कहलाता है। यानी कि बीजीय व्यंजक को सरल भाषा में हम क्या कहेंगे कि जब चर और अचर मिलके जोड़ना, घटाना, गुणा व भाग करके एक ऐसी इक्वेशन बनाते हैं, उसे हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो आप क्या देख रहे हैं, आपने देखा कि इसमें अचर पद चर पद के साथ क्या गुणा भी हुआ है, फिर जुड़ भी गया है, और फिर क्या है, भाग भी हो जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई इक्वेशन ये लिखी हुई है दूसरी 3x+4 5x -9 अपॉन में x। तो ये क्या है, इसमें चर अचर पद ने चर पद के साथ गुणा भी हो गया, जुड़ भी गया और भाग भी हो गया। यानी ऐसी मैथमेटिकल इक्वेशन जिसमें चर पद अचर पद के साथ मिलके क्या है, जोड़ना, घटाना, गुणा व भाग सब कुछ करता है। तो वैसी कथन इक्वेशन क्या है, बीजीय व्यंजक कहलाती है। अब आपको डाउट होगा कि व्यंजक और बीजीय व्यंजक में क्या अंतर है। तो देखो, बीज व्यंजक में क्या है, चर पद अचर पद के साथ जुड़ता है तो व्यंजक कहलाएगा, चर पद अचर पद के साथ घटता है तो व्यंजक कहलाता है, गुणा करता है तो व्यंजक कहलाता है। लेकिन बीजीय व्यंजक में क्या होता है, चर पद अचर पद के साथ गुणा, भाग, जोड़ना, घटाना सब कुछ एक साथ एक इक्वेशन होके आ जाता है, तो उसे हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो आई होप आपको बीजीय व्यंजक क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं इस चैप्टर के नेम के ऊपर। दो चर वाले रैखिक समीकरण से पहले हम चलते हैं एक चर वाले रैखिक व्यंजक के ऊपर। तो देखो डियर, हमारा 5th नंबर का टॉपिक है क्या, इस चैप्टर के नेम दो चर वाले रैखिक व्यंजक से पहले हम क्या है, एक चर वाले रैखिक व्यंजक को समझ लेते हैं। तो देखो, एक चर वाला रैखिक व्यंजक, तो देखो व्यंजक आपको पता ही है, व्यंजक क्या था, जब चर अचर के साथ मिलकर जुड़ता है, घटता है, गुणा होता है, भाग होता है, तो उसे हम क्या है, व्यंजक कहते हैं। तो एक चर वाला रैखिक व्यंजक, तो देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, रैखिक का मतलब होता है आपका, रैखिक मीन्स होता है जिसकी घात एक होती है, जिसकी घात एक होती है। ठीक है, रैखिक का मतलब होता है जिसमें चर की घात एक होती है, जिसमें चर की घात लिख लो, जिसमें चर की घात एक होती है। और आता है फिर आपका द्विघाती। द्विघाती का मतलब होता है जिसमें चर की घात दो होती है। ठीक है, तो देखो रैखिक का मतलब होता है ऐसा व्यंजक जिसमें चर की घात एक होती है, और द्विघाती का मतलब जिसमें चर की घात दो होती है। तो देखो अब हम बात करते हैं किसमें, एक चर वाला रैखिक व्यंजक। तो एक चर वाला रैखिक व्यंजक का मैं आपको पहले एक एग्जांपल बता दूं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हमने 2 की अचर पद, 2 की हमने चर पद x से गुणा करके उसमें 3 जोड़ दिया, तो हमारा क्या आएगा, 2x+3। हम देखो, एक चर वाला रैखिक व्यंजक किसे कहेंगे, ऐसा व्यंजक जिसमें एक चर उपलब्ध होता है तथा चर की घात एक होती है, तो वह एक चर वाला रैखिक व्यंजक कहलाता है। यानी कि ऐसा व्यंजक, व्यंजक आपको पता है जब चर अचर मिलके आते हैं तो उसे व्यंजक बोलते हैं। तो क्या है, जब चर अचर मिलके आ रहे हैं तो उसे हम व्यंजक कहते हैं। तो ऐसा व्यंजक जिसमें एक चर उपलब्ध होता है, तो उसमें कितना है, एक चर उपलब्ध है, तो इसे क्या है, हम एक चर वाला रैखिक व्यंजक कहते हैं। तो जिसका दूसरा एग्जाम्पल जैसे ले लो 3x3x-4, तो ये भी क्या है, एक चर वाला रैखिक व्यंजक है 3x-4। क्यों है, क्योंकि इसमें क्या है, एक चर उपलब्ध है। कितना चर उपलब्ध है, एक चर, तो इसे हम क्या, एक चर वाला रैखिक व्यंजक कहते हैं। तो आई होप आपको एक चर वाला रैखिक व्यंजक के ऊपर क्या है, कोई डाउट नहीं होगा। तो देखो फ्रेंड, हमारा 6th नंबर का टॉपिक है क्या, दो चर वाले रैखिक व्यंजक। अभी तक हमने एक चर वाले रैखिक व्यंजक को समझा, अब हमारे चैप्टर के नेम पे आ गए हम, दो चर वाले रैखिक व्यंजक। तो दो चर वाला रैखिक व्यंजक किसे कहते हैं, ऐसा व्यंजक जिसमें दो चर उपलब्ध होते हैं, मतलब चर की घात एक होती है, तो वह क्या है, दो चर वाला रैखिक व्यंजक कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने 2 की x में गुणा कर दी, प्लस 3 की y में गुणा कर दी। ठीक है, 3 × y कर दिया, तो इजिकल्स टू क्या आ जाएगा आपका, 2x+3y। तो ये क्या है आपका, दो चर वाला रैखिक व्यंजक है। ठीक है, ये क्या आपका दो चर वाला रैखिक व्यंजक है। क्यों है, क्योंकि इसमें एक चर उपलब्ध है, एक चर और आपका कितना, एक चर। ठीक है, तो एक और एक चर मिलके कितने, दो चर हो जाते हैं। और रैखिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें चर की घात कितनी, एक है। ठीक है, तो दो चर वाले रैखिक व्यंजक आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि ऐसा व्यंजक, व्यंजक मीन्स ऐसी इक्वेशन जिसमें दो चर उपलब्ध होते हैं, चर मीन्स एक्स और वाई,
उपलब्ध होते तो वो क्या है, दो चर वाला रैखिक व्यंजक कहलाता है। अगर टॉपिक है समीकरण, आपने देखा है हम क्या लाइफ में समीकरण इक्वेशन को बहुत सॉल्व किया है, बहुत सारी समीकरणों को क्या हल किया है, लेकिन हमें पता नहीं कि समीकरण होती क्या है। तो समीकरण देखो किसे कहते हैं, संख्याओं की ऐसी स्थिति जिसमें गणितीय, जिसे हम गणितीय रूप से क्या है व्यक्त करते हैं, तो वह स्थिति समीकरण कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने क्या देखा, कहीं पे क्या लिखा हुआ है आपका 2x + 3y -5 = 0, तो ये क्या एक समीकरण है, ठीक है। तो समीकरण क्या, किस हमने इसे किस बेसिस पे कहा कि क्योंकि देखो इसमें क्या संख्याओं की स्थिति कि x यानी कि आपका क्या है चर पद के साथ कितनी 2 बार है, चर पद y के साथ संख्या कितनी बार है, 3 बार है, यानी संख्या कितनी बार है, उनकी क्वांटिटी यानी कि संख्याओं की क्या स्थिति बता रहा है। स्थिति मीन संख्या कितनी बार उपलब्ध है, तो संख्याओं की ऐसी स्थिति जिसे हम गणितीय रूप में व्यक्त करते हैं, तो वह स्थिति हमारी क्या समीकरण कहलाती है। तो देखो समीकरण क्या है, एक तरीके से क्या है, समीकरण मीन्स होता है तुलना। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बताऊं, कोई हमारे पास कांटा है ये, ठीक है, ये आपका हमारे पास ये क्या है कांटा है तराजू ना, जिसमें हम क्या है, जिसमें दो पल्ले होते हैं आप जानते हैं, ठीक है, जिसे हम यहाँ से पकड़ते हैं। माना इसमें 1 kg का बाट रखा है और इसमें क्या 1 kg शुगर रखी लिखी है, ठीक है, 1 kg क्या रखी है शुगर, ठीक है। तो देखो समीकरण का मीन्स होता है किसी चीज की किसी चीज से तुलना करना। तो देखो इसमें हम क्या है संख्याओं की तुलना कर रहे हैं जीरो से। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने कांटा देखा होगा, कांटे में हम क्या करते हैं 1 किलो का वाट रखते हैं और उधर दूसरे वाली साइड में क्या 1 किलो चीज तोलते हैं। जैसे हमने इधर 1 किलो का बाट रखा और 1 किलो क्या रखी हमने शुगर रखी, तो हम उसे क्या तोलते हैं, तुलना करते हैं कि बराबर है या नहीं है। अगर कम होती है तो वो उधर को झुक जाता है और ज्यादा होती है तो इधर को झुक जाता है। तो देखो समीकरण का सरल भाषा में अर्थ है किसी चीज की किसी चीज से तुलना करना, ठीक है। तो अब आता है समीकरण बनती कैसे है। अब हमारा टॉपिक आता है समीकरण बनती कैसे है। तो देखो डियर हमारा टॉपिक आता है क्या, समीकरण बनती कैसे है। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि समीकरण इक्वेशन बनती कैसे है। तो देखो जब हम किन्हीं दो पक्षों की तुलना करते हैं तब क्या हमें समीकरण प्राप्त होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये लिखा है आपका कहीं पे 3x + 2y = 4x + 5y, तो ये क्या है, हम क्या कर रहे हैं इसकी तुलना कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं हम, इसमें क्या है इस समीकरण की इससे क्या तुलना कर रहे हैं, यानी कि हम क्या है इस व्यंजक की इस व्यंजक से तुलना कर रहे हैं। तुलना मीन्स इसको हम देख रहे हैं कि ये भी बराबर है ये भी बराबर है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रही है, व्यंजक की व्यंजक से तुलना हो रही है, ठीक है, व्यंजक की व्यंजक से तुलना हो रही है, ठीक है, ठीक है। अगर कहीं पे ऐसे लिखा 3x + 2y बराबर कितना लिखा है 10, तो इसमें क्या हो रही है व्यंजक की संख्या से तुलना हो रही है। तो देखो समीकरण का सरल भाषा में अर्थ है किसी चीज की किसी चीज से तुलना करना, ठीक है। देखो डियर अब हम बात करने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण के बेसिक एग्जांपल पे। तो देखो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट के साथ एक प्रॉब्लम फेस करते हुए देखा है उन्हें, कि उन्हें इक्वेशन यानी समीकरण तो समझ में आ जाता है, लेकिन जब उनसे कहो कि समीकरण को अपनी जनरल लाइफ से कोरिलेट करो तो वो क्या इजीली नहीं समझ पाते हैं, उन्हें प्रॉब्लम होती है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखो समीकरण का हमारी लाइफ में कैसे यूज होता है, मैं इसको आपको थोड़ा एक एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ। जैसे मैं अपने फ्रेंड के साथ किसी स्टेशनरी की शॉप पे गया, ठीक है, मैंने उस स्टेशनरी की शॉप से क्या करा, 3 पेन खरीदे। ये पेन हो गया आपका, मैंने क्या करा 3 पेन खरीदे और फिर क्या करा 3 पेन के साथ मैंने 2 पेंसिल भी खरीदी, ठीक है। मैंने क्या करा 3 पेन लिए, 3 पेन के साथ मैंने कितनी ली 2 पेंसिल ले ली और मैंने स्टेशनरी वाले से पूछा कि भैया कितने पैसे हुए, तो उसने मुझसे बोला कि आपके हो गए आपका 100 रुपये, ठीक है। तो मैं उसे 100 रुपये दे के आ गया। अब मेरे साथ जो मेरा फ्रेंड गया था उसने क्या करा, 3 पेन ना लेने की जगह उन्होंने क्या करा 2 पेन लिए, ठीक है, क्या करे उनने 2 पेन लिए और उनने कितनी ली 2 पेंसिल की जगह उनने कितनी ली 3 पेंसिल ली, ठीक है। उनने क्या करा 3 पेंसिल ली और 2 पेन लिए। तो उसने उसने स्टेशनरी वाले से पूछा कि भैया कितने रुपए हुए, तो उसने बोला आपके हो गए 80 रुपये, ठीक है। तो देखो एक बात आप मुझे बताओ, जब मैं भी पेन लेके आ गया, पेन और पेंसिल जब मैं घर पे लेके पहुंचा तो मेरी मदर ने कहा कि भाई एक पेन कितने रुपए का था और एक पेंसिल कितने रुपए की थी। लेकिन मैंने क्या करा स्टेशनरी की शॉप वाले से क्या है, मैंने पूछा ही नहीं कि एक पेन कितने का था एक पेंसिल कितने की थी, और ना ही मेरे फ्रेंड ने पूछा। तो देखो अगर ऐसी कंडीशन आती है तो हम क्या है मैथमेटिकल इक्वेशन की हेल्प से क्या है हम प्राइस निकाल सकते हैं। अब देखो हमें पेन का प्राइस ही नहीं पता, माना
एक पेन का मूल्य यानी प्राइस मैंने x मान लिया, कितना मान लिया, x रुपये मान लिया, और एक पेंसिल का मूल्य मैंने कितना मान लिया, y रुपये मान लिया। ठीक है, y रुपये मान लिया। तो मैंने देखो कितने पेन खरीदे, 3 पेन खरीदे, और माना एक पेन x रुपये का, तो हमने उससे गुणा कर दिया। अब मैंने 2 पेंसिल खरीदी और कितने रुपए की एक पेंसिल है, y रुपये की है, और टोटल कितना आया आपके 100 रुपये आए। ठीक है, तो इसे मान लिया इक्वेशन 1। अब मेरे फ्रेंड ने कितने कितने पेन खरीदे, 2 पेन खरीदे। ठीक है, और उसने कितनी 3 पेंसिल खरीदी, तो उसको कितने रुपए बैठे, 80 रुपये बैठे। इसे मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 2। तो देखो अगर हम इन इक्वेशन को क्या है सॉल्व करेंगे तो हमें क्या है पेन और पेंसिल की क्या है एक्चुअल वैल्यू पता चल जाएगी। तो देखो इस तरीके से क्या समीकरण का यूज जो है हमारी बेसिक लाइफ में होता है। ठीक है, हम इन मतलब समीकरणों को सॉल्व करेंगे तब क्या हमें पेन और पेंसिल की वैल्यू पता चल जाएगी। तो देखो इन समीकरणों को हम अभी सॉल्व नहीं कर रहे हैं, समीकरणों को सॉल्व करना आगे हम सिखाएंगे। हम अब अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। ठीक है फ्रेंड, हमारा अगला टॉपिक आता है क्या, दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, यानी कि ऐसा समीकरण जिसमें 2 चर होते हैं उसका व्यापक रूप, यानी कि 2 चर वाला समीकरण दिखता कैसे है। व्यापक रूप का मतलब आपको पता ही है कि व्यापक रूप का मतलब होता है कि वो दिखता कैसे है। तो देखो 2 चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर आपका कितना होता है 0। तो ये क्या है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का क्या है व्यापक रूप है। तो व्यापक रूप का मतलब होता है कि अगर जैसे आपसे कहा जाए कि 2 चर वाले समीकरण को पहचानो, तो आप क्या इस रूप से उनकी तुलना करेंगे तब आपको आप क्या उसे पहचान जाएंगे। जैसे हमने पिछले चैप्टर में बहुपद का व्यापक रूप पढ़ा था ना, ax² प्लस bx प्लस c। तो इससे क्या है हम बहुपद को पहचान रहे थे, तो इससे क्या है हम रैखिक समीकरण को पहचानेंगे। ठीक है, तो देखो इस समीकरण में a1, b1, c1, a2, b2, c2 ये क्या है आपका, ये आपका अचर पद है, ये आपका क्या है अचर पद है। ठीक है, और आपका x, y ये क्या है आपका चर पद है। ठीक है, ये क्या आपका चर पद है। तो देखो जैसे कोई इक्वेशन लिखी है 4x प्लस 3y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, और 9x प्लस 4y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये क्या है आपका, आपको पता ही है ये क्या है 2 चर वाली रैखिक समीकरण की समीकरण है। 2 चर है इसमें और ये क्या है एक रैखिक समीकरण है। ठीक है, तो अब मैं आपसे कहूँ उसमें a1, b1, c1 के मान बताओ, तो आप कैसे बताओगे। अब आप क्या इस समीकरण से इस समीकरण की तुलना करोगे तो a1, b1 का मान बता दोगे। तो देखो a1 क्या है जो x के गुणा में लिखा है, तो a1 का मान हमारा कितना होगा, a1 बराबर होगा हमारा कितना 4, b1 बराबर हमारा कितना होगा आपका 3, और c1 बराबर कितना होगा आपका हमारा 9। ठीक है, और a2 बराबर हमारा कितना होगा, a2 बराबर 9, b2 बराबर होगा आपका कितना 4, और c2 बराबर होगा हमारा कितना -10। तो देखो ये क्या है 2 चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है, यानी कि 2 चर वाला रैखिक समीकरण इस रूप का दिखेगा। तो हम क्या है इस रूप से 2 चर वाले रैखिक समीकरण की तुलना करके क्या है a1, b1 यानी अचर पद चर पद के मान क्या है बता सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको 2 चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप का मतलब समझ में आ गया होगा, यानी कि समीकरण को पहचानने के लिए हम इस रूप से तुलना करते हैं। तो देखो डियर फ्रेंड, अब हमारा अगला टॉपिक आता है क्या, रैखिक समीकरण ax प्लस bx प्लस c का आलेख खींचिए। आलेख का मतलब होता है ग्राफ खींचिए। ठीक है, तो देखो आपको पता है किसी भी चीज का ग्राफ खींचने के लिए क्या है हमारे पास क्या है मिनिमम हमारे पास 2 तल होते हैं। हम ग्राफ क्या है 2 तलों पे खींचते हैं, जिसमें एक तल ऐसा होता है और दूसरा तल क्या है ऐसे होता है। तो देखो हम लेटे हुए तल को क्या बोलते हैं, हम क्षैतिज तल, हिंदी में बोलते हैं क्षैतिज तल, क्षैतिज तल, और इंग्लिश में बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल तल। ठीक है, लेटे हुए तल को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल तल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं क्षैतिज तल, और खड़े हुए तल को बोलते हैं हम ऊर्ध्वाधर तल, ऊर्ध्वाधर तल, और इंग्लिश में बोलते हैं हम क्या वर्टिकल तल। ठीक है, वर्टिकल तल। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो किसी भी चीज का हम ग्राफ खींचते हैं तो वो क्या है इन दोनों तलों में से ही जाता है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे चला जाता है, ऐसे चला जाता है, ऐसे चला जाता है, ऐसे चला जाता है। नहीं, ग्राफ का मतलब क्या होता है रेखा। तो देखो समीकरण का क्या अर्थ होता है, समीकरण इसका हमें ग्राफ खींचना है, तो समीकरण का मतलब होता है रेखा। समीकरण का मीन्स क्या होता है रेखा। तो देखो रेखा की स्थिति को ही हम क्या है मैथमेटिकल रूप में दिखाते हैं, जैसे ax प्लस bx प्लस c। ये क्या है किसी
रेखा की स्थिति लिखी हुई है कि वो रेखा कितनी लंबी है, कितनी चौड़ी है, ये क्या उसके बारे में लिखा हुआ है मैथमेटिकल इक्वेशन के तौर पे। ठीक है, तो देखो मैं आपको एक चीज सिखाता हूँ। आपको पता है कि कोई भी रेखा है, जैसे कोई एक रेखा है, तो किसी भी रेखा को बनने के लिए उसके दो पॉइंट होते हैं, एक प्रारंभिक बिंदु होता है और एक दूसरा बिंदु कौन सा होता है, अंतिम बिंदु होता है ना। तो देखो किसी भी रेखा को खींचने के लिए हमें मिनिमम दो बिंदु होने चाहिए हमारे पास, और मैक्सिमम कितने अनंत बिंदु होने चाहिए। देखो ये रेखा है, उसके बीच में प्रारंभिक बिंदु से लेकर अंतिम बिंदु तक क्या है, अनंत बिंदु हो सकते हैं। ठीक है, तो उन बिंदुओं को ही हम क्या है, उन बिंदुओं को ही हम क्या कहते हैं, हम उन बिंदुओं को हम कहते हैं क्या, समीकरण का हल। और ये जो रेखा होती है, ये होती है समीकरण का रूप, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्या है, ये रेखा बताती है कि समीकरण कैसी है। ठीक है, तो ये रेखा जो होती है, होती है समीकरण, और ये जो बिंदु होते हैं ये क्या होते हैं, समीकरण के हल होते हैं। तो आई होप आपको रैखिक समीकरण के बारे में थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। तो देखो हमारा पिछले टॉपिक का एक एग्जाम्पल ले लिया है मैंने। जैसे हमारा टॉपिक क्या कह रहा है, रैखिक समीकरण एक्स प्लस वाई प्लस 2 का आलेख खींचिए। यानी कि कोई रेखा है कोई जिसका जो क्या है एक्स प्लस वाई के रूप की है, यानी कि जो क्या है एक्स प्लस वाई बराबर 2 के रूप की दिखती है, यानी कि जिसकी स्थिति एक्स प्लस वाई के रूप की है। तो अब ये क्या कह रहा है, इसका आप ग्राफ खींचिए। तो देखो किसी भी चीज का ग्राफ जब हम खींचते हैं, यानी किसी भी चीज को ग्राफ खींचते हैं, तो हमारे पास क्या है, रेखा के दो बिंदु होने चाहिए, तभी हम क्या है उस रेखा को खींच सकते हैं। तो देखो इस समीकरण से हम क्या है दो बिंदु निकालेंगे। अगर सोचो हमारे पास दो बिंदु होंगे, जैसे ये बिंदु और ये बिंदु निकल गए, अभी तो हम इस पे रेखा खींच सकते हैं। तो ये क्या हमारे पास रेखा की स्थिति है, लेकिन हमारे पास बिंदु नहीं है। तो देखो किसी भी रेखा की समीकरण से हम बिंदु कैसे निकालते हैं। तो जैसे ये x प्लस वाई बराबर 2 आपको एक समीकरण दे रखी है, कितनी 2। अब हम क्या करते हैं, किसी एक के मान को अकेला कर लेंगे, माना y बराबर हमने ले लिया 2 माइनस एक्स। तो देखो किसी भी बिंदु को निकालने के लिए किसी भी बिंदु पर दो पॉइंट होते हैं, एक होता है x वाला निर्देशांक, दूसरा होता है y वाला, और इस बिंदु पर भी क्या होगा, x होगा और y होगा। तो हम क्या उन दोनों बिंदुओं को निकालेंगे तभी हम रेखा को निकाल पाएंगे। तो देखो आप अक्सर 9th क्लास में पढ़े होगे, 8th 7th क्लास में पढ़े होगे कि बिंदु निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बॉक्स बनाते हैं। बॉक्स बना के क्या करते हैं, हम एक्स वाई के मान को फिल करते हैं, तब हमारा क्या है, मान आता है। तो देखो जैसे हमने बॉक्स बना लिया, यदि हमने हमें मान निकालना है किसी भी चीज का, किसी भी रेखा का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, उस जगह पे क्या है ऐसी संख्या रखेंगे जिससे हमें क्या आसानी हो। तो हमने क्या करते हैं, हम माना x बराबर एक जगह 0 रख देते हैं, तो y बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 2। और हमने y बराबर कितना रखा, आपका 0 रख दिया, तो x बराबर कितना आ गया आपका 2। कैसे आया, जैसे हमने x बराबर हमने कितना रखा 0, तो y बराबर 2 माइनस 0 बराबर y बराबर कितना आ गया आपका 2। ठीक है, x बराबर 0 रखा तो y बराबर मिला 2। अब हमने क्या करा, y बराबर कितना रखा हमने 0, तो हमें x बराबर कितना मिलेगा, 0 बराबर 2 माइनस एक्स, और x बराबर हमें कितना मिल गया 2। यानी कि हमें क्या दोनों पॉइंट मिल गए हैं। अब हमें क्या रेखा के दोनों पॉइंट मिल गए हैं। ठीक है, तो अब हम कैसे दर्शाएंगे उस रेखा को, जैसे हमारे पास ये ग्राफ होता है इस तरीके से, जिसके निर्देशांक ये होता है मूल बिंदु। मूल बिंदु का मतलब जहाँ से दोनों रेखाएं स्टार्ट होती हैं, यानी दोनों रेखाओं का मिड पॉइंट, जहाँ से दोनों रेखा दोनों तल क्या है मिलते हैं। तो मूल बिंदु पे क्या है, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0। ठीक है, तो 1 2 3 इस तरीके से संख्या लिखी होती है ग्राफ में हमारी। और ये होता है आपका एक्स तल, ये होता है एक्स डैश, ये होता है वाई डैश, ये होता है वाई। तो इसमें क्या है, इसमें भी संख्या लिखी होंगी 1 2 3 और ये 4। अब ये रेखा इस ग्राफ में कैसे चली, अभी हमें आपको क्या है बताना होगा। तो पहले हम x में कितना चले, हम 0 चले, x में चले हम कितना 0, और y में चले कितना 2। और हम अगली कंडीशन में x में चले कितना 2, और y में चले हम कितना 0। तो हम पहली कंडीशन में x में चले कितना 0, और दूसरे उसमें y में चले कितना 2। फिर अगली कंडीशन में हम x में चले 2 और y में चले 0। तो ये जो रेखा है इन दोनों को मिला के ये क्या इस तरीके से जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको ग्राफ से क्या है, ग्राफीय विधि से क्या है, समीकरण को हल करना समझ में आ गया होगा। तो समीकरण का हल मीन्स होता है वो समीकरण कितने बिंदुओं से मिलकर बनी हुई है। तो देखो इस पॉइंट पे भी क्या है, कुछ ना कुछ एक्स वाई के मान होंगे, इस पॉइंट पे भी कुछ ना कुछ एक्स वाई के मान होंगे। ऐसे छोटे 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 मान मिलके क्या एक लाइन बनती है, और किसी भी लाइन के क्या है हमारे पास दो बिंदु होते हैं, तो हमने क्या दो बिंदु निकालते हैं। तो आई होप आपको समीकरण से क्या है मान निकालना और समीकरण में ग्राफ को दिखाना क्या है समझ में आ गया होगा। तो देखो फ्रेंड, अब हमारे पास अगला टॉपिक आता है समीकरण युग्म का व्यापक रूप। देखो हम समीकरण युग्म के व्यापक रूप के बारे में पढ़ चुके हैं। तो वो क्या होता है, a1x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0, और a2x प्लस b2
y प्लस सी टू बराबर क्या होता है आपका 0। तो देखो ये सब दो समीकरणों के क्या है, व्यापक रूप लिखे हुए हैं, यानी कि दो समीकरणों की स्थिति लिखी हुई है। तो देखो अब हमें क्या है, माना फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई समीकरण लिखी 4x माइनस 3y प्लस 5 बराबर 0 और 3x माइनस 2y प्लस 4 बराबर 0 लिखी हुई है। अब मैं आपसे कहूँ ये समीकरण जो है दोनों, ये आपस में एक दूसरे को काटेंगे, ये आपस में एक दूसरे के समांतर जाएंगे, आपस में एक दूसरे के क्या है प्रतिच्छेदी होंगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इन दोनों समीकरणों को हल करके एक्स वाई के मान निकालने पड़ेंगे, फिर ग्राफ में दर्शाना पड़ेगा, फिर समीकरण को हल करना पड़ेगा, फिर इसे ग्राफ में दर्शाना पड़ेगा। फिर क्या है, ग्राफ में अगर समीकरण एक दूसरे को काटेंगे, रेखा एक दूसरे को काटेंगे, तब हमें पता चलेगा कि समीकरण क्या है, आपका समांतर है या संपातीय कैसी है ना, इसके बारे में हमें तब पता चलेगा। तो ये क्या बहुत लॉन्ग मेथड है। तो देखो हमारे पास क्या है, समीकरण के व्यापक रूप से हम क्या है बता सकते हैं कि रेखाएं क्या है, समांतर है, एक दूसरे को प्रतिच्छेदी है और संपाती है, हम ये क्या बता सकते हैं। तो देखो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे गुणांक है, अचर पद के जो गुणांक है, जैसे a1 अपॉन में a2 कॉमा b1 अपॉन में b2 कॉमा c1 अपॉन में c2, ये जो अचर पद के हमारे क्या है गुणांकों का जो अनुपात है, इससे ही हम क्या है एक ट्रिक से बता सकते हैं कि रेखा एक दूसरे को काटेंगी, एक दूसरे के समांतर होंगी, एक दूसरे के संपाती होंगी। तो देखो जैसे ये दो रेखा हैं, अब मैं आपसे कहूँ इन दोनों रेखाओं के बारे में बताओ कि समांतर है एक दूसरे के और प्रतिच्छेदी है या संपाती है, तो आपको क्या बहुत लंबा सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन अब हम क्या इस तरीके से क्या करेंगे, यदि a1 अपॉन में a2 is not equals to b1 अपॉन में b2 is not equals to c1 अपॉन में c2 होता है, तो रेखाएं क्या होती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। रेखाएं कौन सी होती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। यानी कि आपने क्या करा, पहली समीकरण में a1 का मान ले लिया, a1 का, b1 का, c1 का, और दूसरी समीकरण से a2 b2 और c2 का मान ले लिया, उन दोनों का अनुपात करा। यदि उन दोनों का अनुपात एक दूसरे के बराबर नहीं आया तो आपको क्या पता चलेगा कि जो रेखा है ये क्या है, आपकी प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। प्रतिच्छेदी का मतलब एक दूसरे को काट रही है, ठीक है। तो ऐसी रेखाओं के क्या है, एक हल होता है। तो ऐसी रेखाओं का क्या कितने हल होते हैं, एक हल होता है, एक हल होता है, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि आपको कैसे पता चला कि एक हल होता है। तो देखो ये कंडीशन क्या बताती है कि तीनों बराबर नहीं है, कि रेखा प्रतिच्छेदी है। प्रतिच्छेदी यानी कि एक दूसरे को काट रही है, तो जब काटती है तो एक बिंदु पे काटती है, यदि एक बिंदु पे काटती है तो इनका क्या एक हल होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। देखो फ्रेंड हमारी सेकंड कंडीशन क्या कहती है, जैसे a1 अपॉन में a2 इस बराबर है b1 अपॉन में b2 के और नॉट इक्वल टू है c1 अपॉन में c2। तो यानी कि आपको बताना है कि रेखाएं कैसी हैं, एक दूसरे को काट रही हैं, नहीं काट रही हैं, कैसी हैं। तो देखो यदि a1 अपॉन में a2 और b1 अपॉन में b2 बराबर है और नॉट इक्वल टू यानी कि c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं है, तो आपकी जो रेखाएं होती हैं वो कौन सी होती हैं, आपकी आपकी समांतर रेखाएं होती हैं। यानी कि जो दोनों रेखाएं होती हैं वो कौन सी होती है, समांतर रेखाएं होती हैं। तो देखो समांतर रेखाओं का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है क्या, ट्रेन की पटरी। आपने देखा ट्रेन की पटरी क्या हमेशा एक दूसरे के क्या समांतर चलती रहती है, लेकिन कभी भी एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर काटती नहीं है। तो देखो जब ये चलती रहती है समांतर, एक दूसरे को काटती नहीं है, तो इनका क्या है, कोई भी हल नहीं होता है। हल कब होता है किसी चीज का, जब कोई चीज मिलती है, तो इनका क्या कोई भी हल नहीं होता है, कोई भी हल नहीं होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये दोनों कंडीशन क्लियर हो गई होंगी। अब हमारे यहाँ बात आती है कौन से थर्ड कंडीशन की। तो थर्ड कंडीशन क्या कहती है, अगर a1 अपॉन में a2 बराबर है b1 अपॉन में b2 के बराबर है c1 अपॉन में c2 के, ठीक है। तो ऐसी जो रेखाएं होंगी वो कौन सी होंगी, संपाती होंगी, संपाती रेखाएं होंगी। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि सर संपाती रेखाएं क्या होती हैं। संपाती रेखाएं वो रेखाएं होती हैं यानी कि एक पथ पे चलने वाली रेखा, जैसे एक रेखा ये गई, इसी के ऊपर क्या दूसरी रेखा फिर से ऐसे करके चली जाती है, तो ये क्या संपाती रेखाएं होती हैं। तो देखो संपाती रेखाओं के क्या है, अनेक हल होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि क्या है ये एक ही बिंदु पर चलती हैं और हजारों बार, करोड़ों बार, अनंत बार क्या है एक दूसरे को क्या है विभाजित करती है, एक दूसरे को काटती हुई जाती हैं। जैसे इसमें एक बार काट रही थी, प्रतिच्छेदी रेखा के एक दूसरे को एक बार विभाजित करती हैं। समांतर रेखा कभी भी विभाजित विभाजित नहीं करती हैं। और संपाती रेखाएं क्या होती है, समान पथ पे चलती है, यानी कि एक ही पथ पे चलती हैं। तो ये क्या है, अनंत बार एक दूसरे को क्या है विभाजित करती हैं। तो ऐसी रेखाएं क्या संपाती रेखाएं होती हैं। जब ए वन अपॉन में a2 बराबर b1 अपॉन में b2 बराबर c1 अपॉन में c2 हो, तो ऐसी रेखा संपाती रेखाएं होती हैं। और इनके क्या है, अनंत रूप से अनेक हल होते हैं। इनके क्या है, अनंत रूप से अनेक हल होते हैं, ठीक है। इनके क्या अनंत रूप से अनेक हल होते हैं।
अब आपका क्वेश्चन होगा कि आपको कैसे पता चला कि अनंत रूप से अनेक हल होंगे। तो देखो, जब एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर चली जाएगी तो क्या है, वो हर समय एक दूसरे को काटती रहेंगे, यानी कि उनका कटान बिंदु क्या है, हर समय होंगे, यानी कि वो एक दूसरे को हमेशा विभाजित करेंगे। तो अनंत रूप से विभाजित करेंगे तभी क्या उनके अनंत रूप से अनेक हल होंगे। तो देखो, अनंत रूप से विभाजित करें तभी उनके अनेक हल होंगे। तो आई होप आपको एक सारा समीकरण युग्म का व्यापक रूप, समीकरण युग्म के व्यापक रूप से हम रेखाओं को कैसे पता करें कि रेखाएं प्रतिच्छेदी है, समांतर है, समपाती है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखो, अब हमारा एक और क्वेश्चन आता है, आपसे पूछता है कि रेखा संपाद समीकरण के संगत हल है या असंगत हल है। तो देखो, संगत और असंगत हल क्या होते हैं। यदि रेखाएं एक बार भी एक बार काटें, यानी कि एक बार क्या करें, प्रतिच्छेद करें, या अनंत बार प्रतिच्छेद करें, तो उनके हल हमेशा क्या होते हैं, संगत हल होते हैं। यानी कि कोई भी रेखा या तो एक बार काट दे ऐसे करके, या यानी कि जैसे हम क्या कर रहे हैं इस एग्जाम्पल में, देखो रेखा एक बार काट रही है और उसमें क्या अनंत बार काट रही है, तो काट तो रही है ना, काटने का मतलब ही, यानी जब वो काट रही है तभी उसके हल है। यदि कोई रेखा किसी भी बिंदु को एक दूसरे को एक बार काटती है तब उनके क्या है, संगत हल होते हैं, और यदि कोई रेखा एक दूसरे को नहीं काटती तब उनके क्या, असंगत हल होते हैं। तो इस कंडीशन में हमारे कितने हल होंगे, इस कंडीशन को हम बोलेंगे संगत, और इस कंडीशन को भी हम क्या बोलेंगे, संगत। उसमें एक बार काट रही है, इसमें अनेक बार। और इस कंडीशन में क्या है, हमारा रेखा काट ही नहीं रही है, तो हमारे कितने हल होंगे, असंगत हल होंगे। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो देखो डियर फ्रेंड, अब हमारे पास हमारा अगला टॉपिक आता है क्या, जैसे हमारे पास इक्वेशन दी होती है, हमें क्या है दो चर वाली इक्वेशन दी होती है, एक चर वाली इक्वेशन दी होती है, तो उन इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास क्या है, चार तरीके होते हैं। एक होता है आलेख विधि, यानी ग्राफ मेथड। तो देखो, ग्राफ मेथड तो मैं आपको समझा चुका हूँ। फिर आता है हमारा बीजगणितीय विधि में, अलजेब्रिक मेथड में प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, ब्रजगुणन विधि। तो ये देखो, तीन मेथड आते हैं हमारे अलजेब्रा मेथड में, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो इन तीनों मेथड से क्या है, आप दो समीकरणों को के कैसे हल निकाल सकते हैं, ये सब कुछ क्या आपको इन सब मेथडों में सिखाया जाता है। तो देखो, इस मेथड के ऊपर हम बात कर चुके हैं, अब हम बात करते हैं प्रतिस्थापन विधि के ऊपर। चलते हैं प्रतिस्थापन विधि की ओर। तो देखो फ्रेंड, अब हम चलते हैं हमारे पहली विधि पे, पहले मेथड पे। तो हमारी पहली विधि क्या है, प्रतिस्थापन विधि, जिसे हम बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। तो देखो, प्रतिस्थापन विधि क्या कहती है, प्रतिस्थापन विधि में हम किसी एक चर के मान को अलग यानी प्रतिस्थापित कर किसी दूसरी समीकरण में रख देते हैं, जिससे समीकरण का हल प्राप्त होता है। तो इस विधि को हम प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। तो देखो, आपका क्वेश्चन आएगा कि सर हम इन विधियों को यूज क्या करते हैं और कैसे करते हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको दो समीकरण दिए हैं, है ना, दो क्या है, आपको समीकरण दिए, उनको आपको क्या सॉल्व करना है। तो इनको सॉल्व करने के लिए हम जिस मेथड का यूज करते हैं उन्हें प्रतिस्थापन, विलोपन, रजगुणन बोलते हैं। तो देखो, प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करेंगे, जैसे हमें ये दो समीकरण दिए हैं, हमें इन्हें सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, इनने माना पहली समीकरण ये है और दूसरी ये है, तो हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि में किसी एक चर के मान को अलग करेंगे। पहले माना हमने समीकरण एक से ले लिया, हम समीकरण एक को लेंगे, या यहाँ से करते हैं हम, समीकरण एक से एक में गए हम, तो हमने समीकरण एक में क्या करा, हम समीकरण एक क्या, हमारे 2x प्लस वाई बराबर 5 है, तो हम क्या करेंगे, किसी एक चर के मान को अलग कर लेंगे, यानी कोई सा भी एक चर क्या अलग कर लेंगे। तो हमने क्या करा, वाई को अलग, वाई के मान को निकाला, वाई बराबर हमने कितना ले लिया, 5 - 2x, यानी कि 2x को क्या हमने प्रतिस्थापित कर दिया, अलग कर दिया। इस समीकरण में हमें किसी एक चीज का मान निकालेंगे, एक चीज का मान निकालने के लिए हम क्या है, एक चर को क्या है दूसरी ओर क्या है पक्षांतर करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे, और इस मान को हम क्या करेंगे, अब y बराबर 5 - 2x मिल गया हमें। अब हम इस मान को क्या है, समीकरण दो में रख देंगे, y का मान समीकरण दो में रखने पर, अब हम y का मान समीकरण दो में रख देंगे, तो समीकरण दो क्या है हमारी, 3x प्लस 2y की जगह आ जाएगा 5 - 2x बराबर आ जाएगा आपका कितना, 4। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, 3x प्लस 10 माइनस का 4x बराबर आपका 4। ठीक है, तो 10 है सॉरी 4 है 10 बचा, 4x में से 3x चला जाएगा, माइनस का x बचा बराबर आपका कितना गया, 4। ठीक है, तो माइनस का x बराबर आ गया 4 - 10, तो माइनस का x बराबर आ गया आपका कितना, माइनस का 6। और माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर हमें कितना मिल गया, 6। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x का मान हमें क्या है, समीकरण को सॉल्व करके मिल गया। अब हम इस x के मान को इसमें रख देंगे, इसे हम समीकरण माना 3 मान लेते हैं, x का मान समीकरण 3 में रखने पर तो हमने x का मान क्या करा, समीकरण 3 में रखा, तो y बराबर कितना था हमारा, 5 -
2x था, समीकरण ये 3 थी। अब हमने y बराबर 5 माइनस 2, x की जगह हमारा कितना है 6 आया, तो y बराबर हमें मिल गया 5 माइनस 6 दूनी 12, तो y बराबर हमें मिल गया माइनस का 7। ठीक है, तो आई होप आपको x y के मान निकालने आ गए होंगे। तो देखो मैं आपको बताऊं, प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं, दो समीकरणें दी होती हैं हमें, कोई भी दो समीकरण दी है उसे सॉल्व करने के लिए हम अगर प्रतिस्थापन विधि का यूज करते हैं तो हम क्या करेंगे, किसी एक समीकरण में से किसी एक चर के मान चर को अलग कर लेंगे, जैसे हमने y को अलग कर लिया, यानी दूसरे चर को क्या हम पक्षांतर कर देंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे। जब हम प्रतिस्थापित कर देंगे तो हमें किसी एक चर का मान मिल जाएगा, उस एक चर के मान को हम पहली या दूसरी समीकरण जिससे हमें रखना है उसमें हम रख देंगे। रखने के बाद हम x का मान निकालेंगे, और फिर जो अब हमारा x का मान निकल जाएगा, जब हमने क्या है जिस समीकरण से हमें पक्षांतर किया था उस समीकरण में रख देंगे तो हमें क्या है y का मान मिल जाएगा। तो इससे क्या हमारी दोनों समीकरणों के हल प्राप्त हो जाएंगे। तो आई होप आपको प्रतिस्थापन विधि समझ में आई हो। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, किसी एक चर को अलग करके दोनों समीकरणों के मान को ज्ञात किया जाता है। तो देखो फ्रेंड, अब हम चलते हैं हमारे सेकंड मेथड में, विलोपन विधि में। तो देखो विलोपन विधि को बताने से पहले मैं आपको इसकी कुछ थोड़ी बेसिक चीजें बता देता हूँ। तो देखो विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, विलोपन विधि में चर को लोप कर देते हैं, चर को लोप कर देते हैं। लोप मीन्स होता है यानी हम चर को क्या करते हैं, गायब कर देते हैं। ठीक है, चर को हम गायब कर देते हैं। अब गायब कैसे करते हैं ये आपको मैं क्या है विलोपन विधि में बताऊंगा। चर को हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, चर को हटा देते हैं। ठीक है, और देखो विलोपन विधि में क्या होता है, जब समान चिन्ह के पद होते हैं, समान चिन्ह के चरों को हम घटाते हैं। ठीक है, समान चिन्ह के चरों को घटाते हैं। जैसे कहीं पे लिखा है 2x माइनस प्लस 3y, ठीक है, बराबर 5 लिखी है कोई इक्वेशन, और कहीं लिखी 3x प्लस 4y बराबर 6। तो हम इन्हें अगर सॉल्व करेंगे तो समान चिन्ह के चरों को हम क्या करेंगे, हम जब समान चिन्ह होंगे तो हम उन्हें क्या है घटाएंगे। ठीक है, तो देखो विलोपन विधि में क्या चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस का ये भी माइनस हो जाएगा, ये दोनों प्लस के तो ये क्या माइनस हो जाएंगे। तो देखो विलोपन विधि में क्या है, चिन्ह परिवर्तित होते हैं, जोड़ने पे या घटाने पे क्या चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं। तो देखो फ्रेंड, अब हम चलते हैं हमारे अगले मेथड पे, क्या है विलोपन विधि पे। यानी विलोपन विधि हम कहते किसे हैं, देखो तो हम पढ़ते हैं विलोपन विधि का स्टेटमेंट। विलोपन विधि में दोनों समीकरणों के किसी एक चर को समान कर लोप कर यानी गायब कर दिया जाता है, जिससे समीकरण का हल प्राप्त होता है। तो इस विधि को हम क्या विलोपन विधि कहते हैं। तो देखो अभी यदि आपको कोई दो समीकरण दिए और आपको उसे विलोपन विधि द्वारा सॉल्व करना है तो आप क्या करेंगे, दोनों समीकरणों में से किसी एक चर, जैसे x वाला चर पद देख लेंगे, y वाला पद देख लेंगे, उन दोनों पदों में से किसी एक पद को क्या हम समान करेंगे। समान करने के बाद हम उन्हें क्या है गायब कर देंगे, यानी कि उन्हें काट दे देंगे, तो हमें क्या एक चर से क्या दूसरे चर का मान निकल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये समीकरण 1 है, इसे समीकरण 2 मान लिया, तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने देखा 4y है और ये 3y है, तो हम 4 और 3 का आपको पता है एलसीएम कितना होता है, 12 होता है, ये आप जानते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को क्या है 12 बनाएंगे, 12 बना के इन्हें क्या है काट देंगे। हम कैसे बनाएंगे, तो देखो समीकरण 1 को 3 से व समीकरण 2 को 4 से गुणा करके घटाने पर, हम घटाएंगे क्यों, देखो हम क्या कर रहे हैं इस मेथड में, इन दोनों चरों को क्या करें, इन दोनों पदों को क्या हम समान कर लेंगे, समान करके हम इन्हें क्या है घटा देंगे तो y वाले पद कट जाएंगे और x क्या है जुड़ जाएंगे, तो इससे क्या है हमें x का मान मिल जाएगा। ठीक है, फिर x का मान मिल जाएगा तो हम इन दोनों समीकरणों में से कहीं पे रख के y का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखो अब आपका क्वेश्चन आएगा कि समीकरण 1 को हमने 3 से गुणा करेंगे, समीकरण 2 को हम 4 से करेंगे, गुणा करके घटाने पर घटाएंगे ही क्यों। तो देखो मैंने आपको भी बताया विलोपन विधि में क्या करते हैं, जब समान चिन्ह होते हैं, समान पद चिन्ह होते हैं, तब उन्हें क्या घटाते हैं, समान चिन्ह वाले पदों को हम क्या घटाते हैं। तो हम देखो सॉल्व करते हैं, समीकरण 1 को हम 3 से करते हैं, 9 तिया 27x माइनस 4 तिया कितना हो जाएगा आपका 12y बराबर 3 दूनी 6000, और इसको कितने से करना है हमें 4 से, तो 7 चौक 28 x माइनस का कितना 12y बराबर 4 दूनी 8 यानी कि 8000। ठीक है, अब ये दो समीकरण आ गई। अब ये समीकरणों के आपने क्या देखा, इनके क्या है
चिन्ह समान है, चिन्ह समान है तो हम इन्हें क्या घटा देंगे। तो जब हम इन्हें घटाएंगे तो देखो विलोपन विधि में क्या है, चिन्ह बदल जाते हैं। हम विलोपन विधि में घटाने पर या जोड़ने पर क्या चिन्ह बदल जाते हैं। तो देखो ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। तो देखो विलोपन विधि में क्या होता है, घटाने पर या जोड़ने पर समीकरणों के चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं। तो देखो 12 बाई माइनस का था तो ये प्लस का हो जाएगा, 28x प्लस का तो ये माइनस का हो जाएगा, 8000 प्लस का तो ये माइनस का हो जाएगा। तो देखो जब ये प्लस का हुआ तो ये प्लस माइनस कट गए। अब 27x प्लस का है हमारा और माइनस का कितना 28x है। ठीक है, मैं आपको समझा दूं, ये भी बता देता हूँ करके। 12 बाई और प्लस का कितना हो गया 12 बाई। ठीक है, इधर हो गया आपका 6000 और माइनस बराबर माइनस का हो गया आपका कितना 8000। ठीक है, जब आपने इनको सॉल्व करा तो देखो ये प्लस माइनस के कट गए। 28x में से 27x चला गया, बचा कितना माइनस का x। माइनस के 8000 में से 6000 चला गया, बचा माइनस का 2000। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया। माइनस चिन्ह से माइनस चिन्ह कट गया तो x बराबर हमें कितना मिल गया आपका सीधे सीधे 2000। तो x बराबर हमें कितना मिल जाएगा, x बराबर हमारा आ गया कितना 2000। ठीक है, तो हमारा x का मान निकला कितना 2000। अब हम क्या करेंगे, इस x के मान को समीकरण 1 या समीकरण 2 में किसी में भी रख देंगे। हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण में 1 में रख रहा हूँ, आप किसी में भी रख सकते हैं। समीकरण 1 में रखने पर जब हमने x का मान समीकरण 1 में रखा तो x बराबर हमारा कितना है 2000। 9 इंटू 2000 माइनस आपका कितना 4y इजिकल्स टू 2000। ठीक है, तो 9 दूनी 18000, 18000 माइनस 4y इजिकल्स टू 2000। ठीक है, तो आपका माइनस का 4y इजिकल्स टू हो जाएगा आपका 2000 माइनस 18000। तो माइनस का 4y इजिकल्स टू हो जाएगा माइनस का 16000। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर आ गया आपका 16000 अपॉन में 4। 4 से 4 टाइम चला गया 4000 आ गया। तो y बराबर हमारा सीधे सीधा आ गया कितना 4000। ठीक है, तो आई होप आपको y का मान निकालना में समझ में आ गया होगा। तो देखो मैं आपको बताऊं विलोपन विधि को सरल भाषा में, जैसे आपसे कोई सवाल को विलोपन विधि से करने के लिए कहे तो आपको क्या करना है, दोनों समीकरणों को देखना है। दोनों समीकरणों में से किसी एक चर, जैसे x वाला चर या y वाला चर देखना है। उन दोनों चरों में से किसी एक चर को आपको क्या समान करना है। जैसे हमने क्या y वाले चर, दोनों y वाले चरों को क्या समान करा, समान करके क्या है उनके चिन्ह चेंज करके हम उन्हें क्या काट देना है, यानी कि उन्हें क्या है लोप कर देना, गायब कर देना है। जब हम उन्हें गायब कर देंगे तो क्या हमारे पास एक ही चर बचेगा, एक चर का मान निकल जाएगा। जैसे हमने x का मान निकाला, हमने क्या करा y वाले चर को समान करके उसे घटा दिया तो y वाला चर कट गया आपका, तो बचा आपका x वाला चर। x वाले चर का मान कितना है आपका 2000। तो फिर x का मान समीकरण 1 या 2 में किसी में भी रख देंगे तो आपको क्या y का मान मिल जाएगा। तो देखो कुल मिला के विलोपन विधि में क्या है, किसी एक चर को विलोप करना है, गायब करना है, यानी काट देना है, जिससे दूसरे चर का मान प्राप्त हो जाता है। फिर उस मान को हम किसी समीकरण 1 में या 2 में क्या है रख देते हैं, जिससे कि हमें पहले चर का मान मिल जाता है। तो आई होप आपको विलोपन विधि अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो देखो फ्रेंड, अब हमारा अगला टॉपिक आता है क्या ब्रजगुणन विधि, जिसे हम बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो देखो ब्रजगुणन विधि में क्या होता है, ब्रजगुणन विधि में एक अचर पद को दूसरे अचर पद के साथ क्रॉस गुणा कर समीकरणों को हल किया जाता है। इस विधि को हम ब्रजगुणन विधि कहते हैं। तो देखो अभी आपको समझ में आएगा ब्रजगुणन विधि। तो हम पहले क्या करते हैं, समीकरण के व्यापक रूप में जाते हैं। तो समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 होता है। फिर होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर होता है आपको कितना 0। ये अब हमने समीकरण का व्यापक रूप लिखा, तो समीकरण का व्यापक रूप लिखने के बाद हम क्या करेंगे, x लिखेंगे, y लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे b1 b2 ले लेंगे, फिर ले लेंगे हम यहाँ से कितना c1 c2 ले लेंगे, हम ले लेंगे आपका a1 a2 ले लेंगे और हम क्या लेंगे b1 b2 ले लेंगे। अब हम इनकी क्या है क्रॉस गुणा करेंगे। पहले क्या करेंगे, हम ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे करेंगे पहले हम, फिर करेंगे हम नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर। पहले हम करेंगे ऊपर से नीचे और फिर करेंगे हम क्या है नीचे से ऊपर। तो देखो हमने ऊपर से पहले हमें क्या करनी है, नीचे करनी है। ऊपर से नीचे करी ये हो गई, फिर नीचे से ऊपर करी ये हो गई, फिर ऊपर से नीचे करी ये हो गई, नीचे से ऊपर करी ये हो गई, ऊपर से नीचे करी ये हो गई और नीचे से ऊपर करी ये हो गई। ठीक है, और हमारा x बराबर x अपॉन में क्या फॉर्मूला बनेगा, b1 b और c, b1 c2 माइनस b2 c1
B2 C1, ठीक है। हमारा y वाला पद आ गया, y वाला। हम क्या करेंगे, आपका C1A2 माइनस C2A1। अब हम बराबर ये दोनों ये बराबर चलेंगे। अब आया हमारा 1 आपका कितना A1 B1 माइनस A2 B2। तो देखो ये क्या है, आपको समीकरण का मतलब ब्रजगुणन विधि का फॉर्मूला निकालने का मेथड है। तो देखो आपको क्या है, ब्रजगुणन विधि क्या कहती है। ब्रजगुणन विधि में किसी अचर पद को हम एक अचर पद को दूसरे अचर पद के साथ क्रॉस गुणा करके समीकरणों को हल करते हैं। इस विधि को हम ब्रजगुणन विधि कहते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, पहले समीकरण का व्यापक रूप लिख लेंगे। समीकरण के व्यापक रूप से क्या है, आप जैसे आपने देखा है ABCD होती है, A, B, C आता है, तो हमने 3 पद ले लिए। फिर से क्या है, रिपीट हो गई A, B, C। तो आपको क्या करना है, पहले BC लेना है, फिर CA लेना है, फिर AB ले लेना है। तो आपको क्या सीक्वेंस करना है। तो हमने क्या करा, पहले B वाले पद ले लिए, फिर C वाले पद ले लिए, फिर A वाले पद ले लिए, फिर B वाले पद ले लिए। फिर उनका क्या करा, ऊपर से नीचे गुणा करा और नीचे से ऊपर गुणा करा। तो देखो हमने पहले B1 वाले B1 B2 ले लिया, C1 C2 ले लिया, A1 A2 ले लिया, B1 B2 ले लिया। अब हमने क्या करा, पहले ऊपर से नीचे B1 से C2 में करा, फिर नीचे से ऊपर B2 से C1 में करा। तो B1 C2 माइनस B2 C1, ठीक है, ये आप समझ गए। फिर बराबर का चिन्ह लगता है, बाई के अपॉन में आता है क्या। अब हम यहाँ पे आ गए, हमने क्या करा, ऊपर से नीचे करा C1A2, फिर नीचे से ऊपर C2A1, ठीक है। फिर अब 1 अपॉन में होगा आपका A1 कि हमने करा ऊपर से नीचे A1 B1, ठीक है, फिर A2 B1 B2 सॉरी, ये होगा A1 B2 और A2 B1, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब हम क्या है, ब्रजगुणन विधि का फॉर्मूला ये होता है। आपको मेन फॉर्मूला ब्रजगुणन विधि का ये याद रखना है। तो देखो ब्रजगुणन विधि के फॉर्मूले को मैंने आपको याद करने का एक मेथड बताऊं। आपको क्या करना है, A, B, C ABCD होती है, उसके 3 पद होते हैं। तो ABCD ले लिया हमने, इसके 3 पद ले लिए। फिर से उन 3 पदों के बाद फिर से ABCD आती है ना, रिपीट होते हैं पद। तो देखो पहले क्या करना है, आपको BC लेना है, फिर CA लेना है, फिर AB ले लेना है, ठीक है। तो हमने क्या करा, X अपॉन में BC ले लिया, B और C माइनस BC है, फिर बाय अपॉन में CA ले लिया, CA माइनस CA। आपको देखो सरल भाषा से फॉर्मूला याद करने का क्या तरीका लिखना है, पहले X वाला पद लिखना है अपॉन में पहला पद BC ले लिया हमने, BC माइनस BC कर दिया, फिर बाय अपॉन में CA माइनस CA कर दिया, फिर 1 अपॉन में AB माइनस AB कर दिया, ठीक है, ये कर दिया। फिर आपको क्या करना है, 12 21 12 21 12 21। तो आई होप आपको इस फॉर्मूला बनाने का तरीका समझ में आया हो, वरना आप इसे याद भी कर सकते हैं, वरना ये ट्रिक है, ये मेथड है जिससे क्या है आप फॉर्मूले को समझ सकते हैं। अब हम क्या है, इस फॉर्मूले से कैसे समीकरण को सॉल्व करते हैं, इसका एक एग्जांपल मैं आपको देने वाला हूँ। तो देखो अब हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल की ओर। हमें अगर 2 समीकरणें दी हैं, उन समीकरणों को हमें ब्रजगुणन विधि से सॉल्व करना है, हल करना है। तो हम कैसे करेंगे, तो देखो हम क्या करेंगे, यहाँ से A1 A2 B1 B2 C1 C2 के मान निकालेंगे। A1 का मान हमारा कितना आया 2, A2 का मान आया हमारा 3, B1 का मान आया हमारा 1 और B2 का मान आया हमारा कितना 2 और C1 का मान आया हमारा कितना 5 और C2 का मान आया हमारा कितना -4। ये मान लिख लिए। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे ब्रजगुणन विधि से, ब्रजगुणन विधि से। हमने ब्रजगुणन विधि से लिखा, फिर हम क्या करेंगे, x अपॉन में कितना होता है BC माइनस BC, ये फॉर्मूला बराबर y अपॉन में होता है CA माइनस CA बराबर 1 अपॉन में होता है AB माइनस AB। अब आपको बताया था मैंने 12 21 12 21 12 21, इसको इस तरीके से हम अप्लाई कर देंगे, हो गया, हमारा आंसर आ गया। x अपॉन में कितना आया, B1 की जगह कितना है 1 है हमारा, इंटू C2 की जगह हमारा कितना है -4 है, ठीक है, माइनस B2 की जगह हमारा कितना है 2 है, ठीक है, और C1 की जगह हमारा कितना है -5 है। यहाँ तक आपको समझ में आया, बराबर y अपॉन में C1 की जगह आया हमारा कितना -5, ठीक है, और A2 की जगह आया हमारा 3, ठीक है, अब माइनस लगाएंगे, और C2 की जगह आया हमारा कितना -4, ठीक है, और A1 की जगह आया हमारा कितना 2, ये हो गया, इसे लिख दिया। अब हम क्या करेंगे 1 अपॉन में ये सारी चीज़ें लिखेंगे। तो A1 की जगह हमारा कितना आया 2, ठीक है, B2 की जगह आया हमारा 2
फिर माइनस चिन्ह आया, A2 की जगह आया हमारा कितना 3, ठीक है, और B1 की जगह आया हमारा कितना 1। तो देखो हमने ये मान सारे अच्छे से फिल करे, हम इसे सॉल्व करते हैं। x अपॉन में माइनस का 4 माइनस और आपका कितना हो गया माइनस का 10, ठीक है, ये हो गया, बराबर y अपॉन में माइनस का 15 माइनस का 4 दूनी 8 बराबर 1 अपॉन में 2 दूनी 4 माइनस का 3। यहाँ तक समझ में आई आपको बात। x अपॉन में आ गया आपका कितना माइनस का 4 प्लस का 10 बराबर y अपॉन में हो गया आपका माइनस का 15 और माइनस का 8 कितना हो गया आपका माइनस का 23 बराबर हो गया आपका 1/1, ठीक है। अब यहाँ तक हमारे मान आ गए। अब हम क्या करेंगे, x की इस वाले पार्ट से तुलना कर देंगे y की इस वाले पार्ट से। तो हम तुलना कर रहे हैं, अब हम यहाँ से समझिए, x अपॉन में माइनस का 4 प्लस का 10 बराबर आपका 1/1, ठीक है। तो x बराबर आपका कितना आ गया 6 1/1। तो x बराबर आपका कितना आ गया डायरेक्टली 6। ये आपका x का मान 6 समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, y के मान को कर देंगे, y अब y अपॉन में माइनस का 30 बराबर आपका कितना आया 1/1। तो y बराबर आ जाएगा आपका माइनस का 23, ठीक है। तो ये मान आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। सॉरी देखिए हमने एक गलती कर दी है, क्या 4 दूनी 8 होगा तो ये अंदर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। जब ये माइनस का 4 दूनी 8 और ये माइनस के चिन्ह के अंदर गुणा होगी तो ये प्लस हो जाएगा। तो 7 15 में से 8 जाएगा, आपका बचेगा कितना 7, ठीक है, 7 बचेगा प्लस का। तो जब हम इसकी प्लस के 7 की तुलना करेंगे तो हमारा y बराबर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो आई होप आपको ब्रज गुणन विधि से क्या है सवाल को सॉल्व करने का तरीका समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ओके।